नमस्कार, हमार छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। रायपुर की बात करेंगे, जहां पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में जोरदार हंगामा चल रहा है। बीए और एलएलबी सेकेंड ईयर की परीक्षा में गलत पेपर देने पर हंगामा किया जा रहा है और आज से ही परीक्षा जो है वो शुरू हुई है। गलत पेपर देने के बाद 1 घंटे तक छात्रों को बैठाए रखा। पहले दिन बड़ी लापरवाही सामने आई है, हंगामा लगातार, और ऐसे में आज पहला ही दिन है एग्जाम का। रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में हंगामा, छात्रों का गलत पेपर देने पर यह हंगामा किया जा रहा है। पहला दिन है परीक्षा का और पहले ही दिन गलत पेपर दे दिया गया। कितनी बड़ी लापरवाही विश्वविद्यालय की तरफ से की गई है। ऐसे में विश्वसनीयता कम होती है और छात्र यहां जाए तो क्यों जाए पढ़ने के लिए। अपने भविष्य को संवारने के लिए वो एडमिशन लेते हैं, लेकिन अगर इस तरीके से उनकी मेहनत से खिलवाड़ किया जाएगा तो वाकई में गुस्सा जायज है। हंगामा लेकिन जबरदस्त यहां पर काटा गया है परीक्षा में गलत पेपर देने की वजह से। हेलो, रविशंकर यूनिवर्सिटी में पेपर लीक का मामला आया है और आप देख सकते हैं तमाम छात्र छात्राएं यहां पर मौजूद हैं और जमकर हंगामा हो रहा है। तेजल शर्मा जी हमारे बीच मौजूद हैं। क्या मामला है, क्या हो गया? जी नमस्कार। पहले तो हमारा पहला एग्जाम था। पहले एग्जाम के दिन इन लोग ने ये घपला कर दिया, बहुत बड़ा घपला किया। क्या हुआ, हमारा वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम था और इन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर दे दिया। सबसे बड़ी गलती इनकी ये। इसके बाद ये अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। हम आर्ट्स डिपार्टमेंट गए थे, वहाँ के टीचर जो थे बदतमीजी कर रहे, बोलते तुम रिटर्न में दो कि तुम लोग एग्जाम कैंसिल करवा रहे हो। हमने बोला हम यहाँ 3 बजे तक 5 बजे तक रात को जितने बजे तक रुकना है हम रुकेंगे और एग्जाम देंगे। तो इन लोग ने डिनाई कर दिया एग्जाम और आधे बच्चे इन लोग 2 घंटे हमको वेट करें कि क्वेश्चन पेपर आ रहा है, जबकि इन्होंने क्वेश्चन पेपर प्रिंट तक नहीं किया है। इनकी इतनी घटिया लापरवाही कैसे हो सकती है? फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं क्या यहाँ के? आपके प्रशासन से किसी से बात हुई? प्रशासन से बात हुई है, साहू सर से, उन्होंने साइड लिया। बाकी प्रशासन से कोई यहाँ नहीं आया है, ना कभी कोई आता है ना कभी कोई आया है। वीसी सर को भी आप देख सकते हैं अभी तक यहाँ आए नहीं है, मौजूद नहीं है। कुल सचिव से बात हुई? कुल सचिव से बात हो रही है और यहाँ पे 3 इशू और हैं जो कि लाइट में नहीं लाए गए। मैं लाना चाहती हूँ अभी। पहली बात तो यहाँ पे बहुत घपला हो रहा है एग्जाम को लेके, नंबर को लेके। जो लोग कम आते हैं उनकी लिस्ट मैंने एचओडी सर को भी दी थी, उनको भी हमसे बराबर, इनफैक्ट हमसे ज्यादा नंबर मिल रहा है हमारे रेगुलर स्टूडेंट होने के बावजूद भी। मैं बिल्कुल बात करता हूँ, यहाँ पर कुल सचिव जी मौजूद हैं। सर किस तरह का ये मामला है? जी ये जो बच्चे का कहना है कि आज जो पेपर था वो आउट ऑफ सिलेबस था, तो हम उसका परीक्षण करवा रहे हैं। और क्योंकि इतने सारे बच्चे बोले तो निश्चित रूप से आउट ऑफ सिलेबस ही होगा, क्योंकि और उसके बाद हम देखेंगे कि ये आउट ऑफ सिलेबस है तो इसका सिलेबस नहीं है सर, पेपर ही है। चूक कैसे हो गई? युगल हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, आप इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं और आप बात भी कर रहे थे। तमाम जो छात्र छात्रा हैं आप उनसे बातचीत कर रहे थे। उनका कहना था कि आज फर्स्ट पेपर है और फर्स्ट पेपर के दिन ही इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई है। सवाल ये कि इतने बड़े विश्वविद्यालय के होने के बावजूद भी इतना ब्लंडर कैसे हुआ? जी बिल्कुल, देखिए हालांकि हंगामा अभी थम चुका है, छात्र जा चुके हैं, लेकिन ये बात तय है कि रविशंकर विश्वविद्यालय प्रबंधन की एक बड़ी लापरवाही है, उन परीक्षा प्रभारियों की बड़ी लापरवाही है कि जो एलएलबी के जो छात्र थे, जो कानून की पढ़ाई पढ़ने वाले हैं, उन छात्रों के साथ इस तरह से बड़ी गलती है वो प्रबंधन ने की है। और जो परीक्षा आज होना था उसके बजाय दूसरे जो 1 तारीख के जो परीक्षा होने थे उसके पेपर है वो दे दिए गए हैं और यहां तक के प्रश्न पत्र प्रिंट भी नहीं हुआ है। ऐसा जो छात्र छात्रा हैं वो आरोप लगा रहे हैं। 2 घंटे तक वो परीक्षा हाल में उसी पेपर को लेकर के बैठते रहे। वो चाह रहे थे क्योंकि उन्होंने जो तैयारी की थी उस हिसाब से, हालांकि प्रबंधन आउट ऑफ सिलेबस बता रहा है, जबकि छात्रों का कहना है कि ये दूसरा पेपर दे दिया गया था। ये तय है कि रविशंकर विश्वविद्यालय प्रबंधन, जिसको भी इसका प्रभारी बनाया गया था, उसने खुद होमवर्क नहीं किया है और यही वजह है कि जो छात्रों को जो परीक्षा, जिस पेपर को आज देना था, 1 तारीख के पेपर को दे दिया गया है। अब उनके पास प्रश्न पत्र नहीं है, जबकि नियम यही कहता है कि जो कम से कम 3 जो प्रश्न पत्र होने चाहिए। अगर कोई जो मामला अगर लीक होता है, पेपर लीक होता है, तो उसके बजाय तत्काल छात्र छात्राओं को दूसरे पेपर हैं वो उपलब्ध कराए जाएं। तो सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि सैकड़ों छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ है, कहा जा सकता है। और इस तरह के बड़ी लापरवाही है, हालांकि किया जा रहा है। इसमें बहुत ज्यादा जरूरी
है कि ध्यान देने की कि आखिर क्या इस शिक्षा का स्तर है, किस ओर जा रहा है। बने रहिए युगल, आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। तो फिलहाल इस मामले में जांच हो रही है। रायपुर की ही बात करेंगे, जहां खरौरा में धान कारोबारी से 27 लाख की लूट के मामले में करीब 40 घंटे हो चुके हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। कारोबारी विष्णु शर्मा के ऑफिस में 2 युवक बाइक से पहुंचे और पिस्टल की नोक पर 27 लाख की लूट को अंजाम दिया। पुलिस ने वारदात के पीछे बाहरी लोगों का हाथ होने की आशंका जाहिर की है। सीसीटीवी की जांच की जा रही है, साथ ही मोबाइल लोकेशंस की भी पड़ताल की जा रही है। लेकिन अभी भी कई घंटे हो गए हैं, हाथ खाली के खाली ही हैं पुलिस के, कुछ भी सुराग नहीं मिल पाया है। दिन दहाड़े कैसे लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, ये वाकई में चौंकाने वाली बात है कि अचानक से 2 बाइक सवार घुसते हैं दफ्तर के अंदर और सीधे बंदूक की नोक पर 27 लाख की लूट करते हैं। युगल लगातार जुड़े हुए हैं। युगल, अब जो बदमाश हैं उनके अंदर कानून या प्रशासन का कोई खौफ नहीं रहा है। अगर वो दिन दहाड़े भी चोरी डकैती लूट कर रहे हैं तो सीधे वो प्रशासन को चुनौती दे रहे हैं। जी बिल्कुल अंशिका, देखिए चाहे राबरी हो, लूट हो या फिर हत्या हो, ये जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है और इस तरह से अपराधियों के मनोबल हैं वो बढ़ते रहते हैं। तो जिस तरह से राजधानी, अगर पूरे हम रायपुर की बात करें तो दिगर प्रांत से बहुत जो लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं। गुंडे बदमाशों की नज़र पर यहाँ पर रहती है और ऐसे में जो 27 लाख रुपए की जो लूट हुई है बंदूक की नोक पर खरौरा में, और अब लगभग 36 घंटे हो चुके हैं, अभी भी पुलिस के हाथ खाली है। हालांकि सैकड़ों जो सीसीटीवी हैं उसे खंगाला जा रहा है कि अपराधी कहां से आए, किस ओर भगे हैं, उसकी पड़ताल है वो की जा रही है। अलग अलग टीम है वो बनाई गई है। खरौरा थाना क्षेत्र का ये मामला है, धान कारोबारी के पैसे से ये लूट की गई है। तो जिस तरह से अभी पुलिस के प्राथमिकी जांच में पता चला है कि जो आरोपी थे हो सकते हैं दिगर प्रांत के हो, चूंकि मध्य प्रदेश के जो अपराधी हैं वो भी यहाँ पर सक्रिय रहते हैं, साथ ही साथ बिहार यूपी के जो अपराधी हैं वो भी खास करके लूट के जो अपराधी हैं वो यूपी और बिहार से आकर के यहाँ अपनी सक्रियता बनाए रखते हैं, अपराध करते हैं और फिर सीमावर्ती राज्य की ओर चले जाते हैं। छत्तीसगढ़ 7 राज्यों की सीमाओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए आरोपियों को पकड़ने में पुलिस को देरी होती है। जो आसान जो शॉर्टकट रास्ता होता है उसे अपनाकर वो फरार हो जाते हैं। फिलहाल जो पुलिस है टावर डंप किया है, मोबाइल का लोकेशन है वो ट्रेस भी किया जा रहा है और देर सवेर आरोपियों की गिरफ्तारी जरूर होगी। लेकिन जब आरोपियों की गिरफ्तारी में देर होती है ऐसे मामले में तो लूट की जो रकम होती है वो बरामद नहीं हो पाती है, क्योंकि जो आरोपी होती हैं, लुटेरे होते हैं, वो उस रकम को खर्च कर देते हैं। तो ऐसे में आरोपी तो पकड़ा जाएंगे लेकिन जब्ती कम होती है। तो पुलिस के लिए एक चुनौती है कि आरोपी को जल्द से जल्द दबोच सके। जी अंशिका, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए युगल। ऐसे में बहुत जरूरी है कि इस पर नजर बनाए रखने की, क्योंकि कई लाख रुपए की ठगी हुई है। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। बलौदाबाजार की बात करेंगे। बलौदाबाजार हिंसा मामले में सख्त एक्शन लिया जा रहा है। राज्य सरकार की बड़ी कार्रवाई यहां देखने को मिली और तत्कालीन कलेक्टर केएल चौहान को सस्पेंड कर दिया गया है। तत्कालीन एसपी सदानंद कुमार को भी सस्पेंड किया गया। एसपी और कलेक्टर ऑफिस में ही आगजनी हो गई थी, दोनों को ही सस्पेंड कर दिया गया है। आगजनी की तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। आप देखिए किस तरीके से जो भीड़ है वो बेकाबू हो गई और गुस्सा और आक्रोश बलौदाबाजार की सड़कों पर नजर आया और साथ ही एसपी और कलेक्टर ऑफिस में भी आगजनी की गई। इतना ज्यादा आक्रोश और इस पूरे मामले में एक्शन का सिलसिला अभी भी जारी है। गिरफ्तारियां भी हुई हैं कई लोगों की। तो वहीं हिंसा मामले में साय सरकार ने न्यायिक जांच आयोग गठित की है। 6 बिंदुओं पर जांच की जाएगी और साथ ही बता दें कि न्यायिक जांच आयोग सेवानिवृत्त न्यायाधीश सीबी वाजपेयी की अध्यक्षता में जांच आयोग गठित की गई है। 3 महीने के अंदर जांच आयोग सरकार को रिपोर्ट देगा। तो बलौदाबाजार हिंसा मामले में अब तक कुल 8 केस दर्ज हो चुके हैं। पुलिस ने कई जगहों पर दबिश भी दी है। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया है। गुरुवार को 39 और लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब तक 121 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अभी गिरफ्तारी
पिछली बार तक हुई है और भी गिरफ्तारी आज की जा रही है। अंतिम आंकड़े आपको शाम तक उपलब्ध करा देंगे। सर 14 तारीख को कांग्रेस के बड़े नेता क्या देंगे? उसकी सूचना अभी तक विधिवत रूप से प्राप्त नहीं हुई है। सूचना प्राप्त होने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सर जैसे कि नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई कैसे होगी? नुकसान का सर्वे किया जा रहा है। जितना भी नुकसान होगा उसका आकलन करके जो कानूनी प्रावधान है उसके तहत कार्रवाई। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता आज बलौदाबाजार जाएंगे और बलौदाबाजार हिंसा के बाद लोगों से मिलेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी जाएंगे बलौदाबाजार। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत समेत कई नेता बलौदाबाजार जाएंगे। सतनामी समाज के प्रतिनिधियों से भी वो मुलाकात करेंगे। तो आज इस मामले में मुलाकात का सिलसिला देखने को मिलेगा और साथ ही सतनामी समाज के लोगों से भी मुलाकात की जाएगी। कांग्रेस के नेताओं के बलौदाबाजार दौरा पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी नेता राजेश मूणत ने कहा है कि कांग्रेस गलत को गलत बोलना सीखे। हर जगह राजनीति करना कांग्रेस की आदत है। कांग्रेस के पास साक्ष्य है तो सरकार को दे, कार्रवाई होगी। गलत को गलत बोलना तो सीखे पहले। हर जगह पॉलिटिक्स करना अच्छा नहीं है। राजनीति करना उनकी आदत में। वो इतनी बड़ी घटना घटी, इस घटना के पीछे कौन है? उनके पास भी कोई साक्ष्य आएंगे तो सरकार को देगी, सरकार कार्रवाई करेगी। लेकिन ऐसे साक्ष्य ना दे जीरम घाटी टाइप। सीएम साय विभागों की समीक्षा बैठक लेंगे। मंत्रालय में विभागों की समीक्षा बैठक ली जाएगी। आज स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, औषधि प्रशासन की समीक्षा बैठक होगी और आज मुंगेली के दौरे पर भी रहेंगे सीएम साय। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भी वो शामिल होंगे। कोरबा में अधजली लाश की गुत्थी सुलझ चुकी है। दरअसल प्रेमिका की गला घोंटकर हत्या की गई थी और घर जाने से प्रेमिका ने मना कर दिया, इसीलिए प्रेमी ने उसकी हत्या कर दी। कुसमुंडा खदान के पास अधजली लाश मिली थी जिसकी मिस्ट्री अब सुलझ गई है। प्रेमिका को धोखे से घटनास्थल पर प्रेमी लाया, उसे शराब पिलाया, फिर वारदात को अंजाम दिया। हत्या के बाद बाइक से पेट्रोल निकालकर उसने आग लगा दी और अब जो ये अधजली लाश मिली थी उसकी गुत्थी सुलझ गई है। पता चल गया है कि आखिर कैसे, कहां से ये लाश आई थी। इस पूरी मिस्ट्री के पीछे की जो हिस्ट्री है उसके बारे में पुलिस ने जानकारी साझा की है। बलरामपुर में रेत माफिया पर बड़ा एक्शन लिया गया है। अवैध रेत परिवहन करते 3 ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं। कन्हर नदी से रेत का अवैध परिवहन हो रहा है। झारखंड के हैं तीनों जब्त ट्रैक्टर। 2 रेत माफिया पर बड़ा एक्शन लिया गया है। अवैध रेत परिवहन करते 3 ट्रैक्टर्स जब्त किए गए हैं। बलरामपुर से खबर, जहां भारतीय जनता युवा मोर्चा नेता के सुसाइड केस में सुसाइड नोट मिला है। सुसाइड नोट में बेटे का जिक्र किया गया है। पत्नी के साथ दरअसल खुदकुशी की थी। आत्महत्या के कारणों का अभी भी पता नहीं चल सका। अंबिकापुर में प्राइवेट हॉस्पिटल में ये काम करता था। 12 जून को पत्नी के साथ जहर खाकर जो जान है वो दे दी थी, लेकिन एक सुसाइड नोट मौके से मिला है जिसमें बेटे का जिक्र किया गया है। इस पर अभी जांच चल रही है। जहर खुरानी से मौत होना प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है। इस संबंध में अभी लगातार जांच जारी है। अभी मृत्यु का कारण कोई स्पष्ट नहीं है। एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें अपने भाई को लिखा है कि मेरे बच्चे का पालन पोषण करना, मैं आपको छोटा भाई बच्चे की तरह पाला हूं, ऐसे करके उन्होंने लिखा है, लेकिन कोई मृत्यु का कारण स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। तो वहीं रायपुर से खबर है, जहां गोबरा नवापारा के थाना प्रभारी को लाइन अटैच किया गया है। अवध राम साहू को लाइन अटैच किया गया। काम में लापरवाही का आरोप इन पर है।
रेत खदान में युवक की मौत का भी मामला सामने आया। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। थाना प्रभारी ने सामान्य मौत का केस दर्ज किया था। गोबरा नवापारा के थाना प्रभारी को लाइन अटैच कर दिया गया है। अवधराम साहू को लाइन अटैच किया गया। काम में लापरवाही हवाला दिया गया है और तब जाकर इनको लाइन अटैच किया गया। दरअसल ये पूरा मामला रेत खनन में युवक की मौत से जुड़ा हुआ है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि हत्या की बजाय थाना प्रभारी ने सामान्य मौत का मामला दर्ज किया। छत्तीसगढ़ में मानसून शुरुआती दिनों में ही रूठ गया है। दक्षिण छत्तीसगढ़ में अब तक औसत से भी कम बारिश दर्ज की गई, इसलिए मानसून की घोषणा नहीं हो पा रही है। लेकिन 17 से 18 तारीख तक छत्तीसगढ़ में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो जाएगा। ऐसा अनुमान है कि पिछले साल जून में इस समय तक 167.5 मिलीमीटर बारिश हुई थी। इस साल अब तक सिर्फ 23 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो काफी कम है। अब इस भीषण गर्मी में एक ही आस है मानसून को लेकर कि अच्छी खासी बारिश हो, लेकिन वो भी छत्तीसगढ़ में नहीं हुई। आगे बढ़ने के लिए कंडीशन है, फेवरेबल है, लेकिन चूंकि जो बस्तर संभाग में है उसमें अच्छी बारिश दर्ज नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण से मानसून को आगे बढ़ने की घोषणा है वो नहीं हो पा रही है। अभी फिलहाल 16 जून से बारिश की संभावना है वो लगातार बन रही है, जिसके कारण से 16 जून के बाद में जो दक्षिण छत्तीसगढ़ है इसमें है डिक्लेयर है 17 या 18 जून को किया जा सकता है। देखिए, पिछले वर्ष जो जून के महीने में है थोड़ी अच्छी बारिश हुई थी, लेकिन इस साल है वो अच्छी बारिश नहीं हुई है। यदि पूरे छत्तीसगढ़ का देखा जाए तो 23.5 मिलीमीटर बारिश है वो दर्ज किया गया है, जो कि काफ़ी कम है। कोंडागांव जिले के सबसे बड़े अस्पताल में आपातकाल के लिए बिजली की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। लाइट बंद होते ही अस्पताल की अंधेरे में डूबी तस्वीर सामने आई है, जिसके बाद अस्पताल के नर्स और दूसरे कर्मचारी मोबाइल और टॉर्च की रोशनी में काम करते नजर आते हैं। यहां लगे जनरेटर और ट्रांसफार्मर खुले आसमान के नीचे जंगली झाड़ियों से घिरे हुए हैं, जिस पर अस्पताल के अधिकारियों का कहना है कि CGCSC के ऑक्सीजन प्लांट का शेड इस पर लगना चाहिए था, जिसे जल्द लगा लिया जाएगा। वहीं मेंटेनेंस को लेकर अस्पताल अधीक्षक का कहना है कि CGCSC 2 साल से अस्पताल का मेंटेनेंस देख रहा है। अगर है तो वो इमरजेंसी में आंधी तूफान में ब्लैकआउट होता है, सभी जगह होता है, तो जिला अस्पताल में भी होता है, तो जनरेटर का उपयोग करना चाहिए, लेकिन नहीं कर पाते। कुल मिला के वही है कि केवल खरीदी तक ही कोई सा भी विभाग जो है खरीदी तक ही इंटरेस्ट लेता है, बाकी नहीं लेता है। ये सार्वजनिक धन का दुरुपयोग है। इसके लिए जिला अस्पताल का प्रशासन ही जिम्मेदार है, उसको बाकायदा जनरेटर का इस्तेमाल करना ही चाहिए। देखो, यहाँ पर DH के लिए अलग है, MCH के लिए अलग है, OT के लिए अलग है, जनरेटर की व्यवस्थाएं हैं, कई जगह UPS भी है। लेकिन कभी कभी होता है कि भाई लाइट खासकर अंधड़ आता है तब परेशानी जाती है, उस समय जनरेटर भी चालू करते हैं तो कई जगह प्रॉब्लम आ जाता है, लेकिन हम उसको मैनेज कर लेते हैं क्योंकि सभी जगह के लिए जनरेटर सफिशिएंट है। तो अब थोड़ा बहुत कभी परेशानी आती है, उसको तत्काल मैनेज भी किया जाता है। पावर हाउस स्टेशन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो ट्रांसफार्मर लगा है किस तरीके से झाड़ियों से पूरा ढक गया, खुले आसमान के नीचे पड़ा है। कभी भी इस ट्रांसफार्मर में जहाँ पर हाई वोल्टेज करंट सप्लाई हो रही है, कोई ना कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। यही हाल यहाँ पर ये जनरेटर का है। जनरेटर रूम, ये देखिए, ये जनरेटर सड़ गया है, बुरी तरीके से बर्बाद हो गया है। और यहाँ पर ये 2 जनरेटर जो लगे हैं, इसके बारे में यहाँ के अधिकारी ये कहते हैं कि ये ऑक्सीजन प्लांट की सप्लाई के लिए लगा हुआ है, पर इसकी हालात ये बता रही है कि ये कई साल से ये चालू नहीं हुआ है और खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ है। उनका कहना है कि शेड बनाना था, बन नहीं पाया। बहरहाल देखना ये है कि ये सरकारी संपत्ति है, करोड़ों की है, इसकी सुरक्षा कैसे की जाए, ये अधिकारी कब तक करते हैं। हालात इस अस्पताल के ये हैं कि हल्की सी लाइट बंद होते ही पूरा अस्पताल अंधेरे में डूब जाता है। पर इस बात को लेकर अधिकारी यही कह रहे हैं कि कभी कभी यदा कदा होता है, बाकी जनरेटर सिस्टम हमारा चालू है।
पर अंधेरे में डूबा हुआ अस्पताल कहानी कुछ और कहता है। न्यूज़ 18 के लिए कोंडागांव से विवेक श्रीवास्तव। और अब एक नजर टॉप 20 खबरों पर।